बच्चों ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको लॉग ऑफ एक्सपोनेंट पर डिपेंड करता है। इसमें जो पहली लाइन है वो लिखी हुई है x रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट x होल रेज टू द पावर x। ओके, बात समझ में आती है? इसको आप ओपन कर लीजिए, आप ये रूट हटा दीजिए, x रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू द पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। और ये आपका हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू द पावर 1/2। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मामला तो यहीं पर हल हो जा रहा है। आप इसको देखिए, ये सेम चीज है या नहीं? नहीं, अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, तो आगे चल के कर लेते हैं हम। अब इनको आप क्या करिए, जोड़ लीजिए, इनकी पावर जुड़ जाएगी, x रेज टू द पावर x प्लस 1/2। ओके, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 1 प्लस 1/2 और होल रेज टू द पावर x। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा x रेज टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 3/2x। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए, जब बेस बराबर हो गए ना, तो आप एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। सही कर रहा हूं? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2x। डिनोमिनेटर काट दीजिए आप। बात समझ में आई? तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1। आंसर विल बी 1। सबके समझ में आ गया बच्चों के? यस सर। ओके, तो बच्चों जो लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है, वो बेसिकली अगर उसकी जर्नल इक्वेशन या इसकी स्टैंडर्ड ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनता है बच्चों? ऐसा बनता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन कैसी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट? और ये जो बेसिकली हाइट होती है, यही बेसिकली क्या कहलाती है? यही क्या कहलाती है आपकी, ये मेरा कर्सर रुक जाता है, सर इंटरसेप्शन। हाँ, इंटरसेप्ट एट y, इंटरसेप्ट एट y, इसको बेसिकली c बोलते हैं। तो हम इसको भी y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये किस बच्चे ने सवाल पूछा है? वो बच्चे इस टाइम प्रेजेंट हैं या नहीं? यस सर। हाँ बेटा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप प्रेजेंट हैं तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में। ठीक है ना? तो जैसे ही आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये तो ये अंडर रूट वाई के ऊपर नहीं है, ये बात याद रखिएगा, वरना ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है ना? तो आपका y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, जल्दी बताइए? -x प्लस 6, यहां पर भी √3 से डिवाइड होगा, यहां पर भी √3 से डिवाइड होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। जल्दी से बताइए बेटा। तो अगर हम इक्वेट करें इस इक्वेशन से तो m किसके बराबर आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। बोलिए जल्दी से। यस सर। तो नेगेटिव स्लोप, यही बेसिकली बेटा स्लोप होता है। यही क्या चीज होती है, ओ सॉरी, यही क्या चीज होती है, यही बेसिकली स्लोप होता है। और स्लोप किसके बराबर होता है? ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला एंगल, इसको अगर हम थीटा बोलते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू स्लोप। बात समझ में आई? और जो हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में, वो बेसिकली थीटा की वैल्यू पूछी है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब लाइन कैसी होगी पता है? लाइन ऐसी होगी। समझ में बात आ गई? तो यानी एंगल ये वाला होगा, एंगल ये वाला होगा। तो अगर आपके पास कैलकुलेशन का टाइम नहीं है तो ये बात पक्की, जो तुक्का मारने के लिए कहते हैं ना हम, कभी कभी तुक्का मारने के लिए कि दो ऑप्शन हमें पक्का पता है ये नहीं होंगे, तो ये नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 100%, क्योंकि एंगल 90 से ज्यादा आने वाला है। तो अगर आपके पास कैलकुलेशन का टाइम नहीं है, टीचर OMR शीट छीन रहा है, तो आप इसमें से या इसमें से कोई एक आंसर लगा दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, एग्जैक्टली इसका 150 आंसर आएगा। इतनी बात सुन ली बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं इस सब चीज को मिटा दे रहा हूं ताकि मैं सॉल्यूशन कर सकूं। इस सारी चीज को मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आई होप आपने नोट कर ली होगी, वरना रिकॉर्ड भी हो रही है। तो मेरे पास बच्चों m किसके बराबर आया है? m आया है 1/√3 विच इज इक्वल टू tan थीटा, एंड आई हैव टू फाइंड दिस थीटा, राइट? बोलिए जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है ना? tan थीटा मेरे पास किसके बराबर आया है? नेगेटिव।
इसका मतलब क्या है, 90 से ज्यादा वैल्यू आ रही है थीटा की, tan थीटा निगेटिव तभी होगा। बात समझ में आई? तो एंगल कैसा बन रहा होगा, एंगल ऐसा बन रहा होगा, ध्यान से देखना। अब ये थीटा आप एक्चुअली में ये वाला निकालिए, दिस इज द थीटा फॉर विच वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द बेस। सिंस बेस इज नेगेटिव, ये इधर वाली जो डिस्टेंसेज हैं ये कैसे होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये बेसिकली tan थीटा कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, राइट। मैं आपको थोड़ी सी कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा tan पाई माइनस ए। tan पाई माइनस ए इसके बराबर होता है माइनस tan ए के बराबर होता है। अगर कोई एंगल ए है उसको पाई में से माइनस कर दीजिए। बात समझ में? एक्चुअली में एंगल ए तो ये वाला है, एंगल ए तो ये वाला है, इसको पाई में से माइनस कर देंगे तो ये वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, यस सर। अच्छा 1/√3 कब होता है, टेंजेंट 1/√3 कब होता है, जल्दी से बताइए। tan 30 तो 1/√3 होता है, 30 डिग्री। tan 30 1/√3 होता है। अब यहाँ पे अगर माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, बताइए जल्दी से। Yes, sir. अगर आपको -1/√3 पता करना है तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर माइनस लगाते तो आप इसको ऐसे लिखेंगे या नहीं, tan 180 माइनस 30 इज इक्वल, यहाँ पर माइनस आ रहा है पहले से ही, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। अब यहाँ से कोरिलेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/√3। तो इसका मतलब ये वाला एंगल है बेसिकली, दिस इज द एंगल थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। आप बहुत इत्मीनान से इस सारे फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला है ऊपर जो लिखा है, ये फॉर्मूला है, ये मैनिपुलेशन है, ठीक है ना। मैं जो खामा की लाइनें बनी हुई वो मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बहुत इत्मीनान से आप देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पक्की बात है। ये तो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, और ये आपका मैनिपुलेशन है, क्योंकि मुझे बेसिकली -1/√3 चाहिए। तो -1/√3 सिर्फ जब ही आएगा जब मैं ऐसा कर लूंगा, और जब ऐसा कर लूंगा तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 150 के बराबर। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है कि कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ए है, जो कि बेसिकली ये जो P और Q पॉइंट्स हैं -5 1 3 5, इनको डिवाइड कर रहा है K/1 में। और कोई दो और पॉइंट्स हैं B और C, अगर A B C को मिलाएं तो एरिया आता है 2 यूनिट्स। तो K के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें, बेसिकली K की वैल्यू बतानी है। एक्स वाई पता चल जाए तो K की वैल्यू बता सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसी के साथ साथ ये K/1 इंटरनली तो डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली भी करेगा। बात समझ में? दो पॉइंट्स होंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले तो हम जो डिवीजन फॉर्मूला है किसी लाइन सेगमेंट को K/1 या M/1 या M/n या K/P की रेशियो में कैसे K/L के रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये बताइए x के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आ जाए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताइए। क्या ये x2 देखिए बच्चों यहाँ पर है x2 और y2, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। ये q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 वाले, kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 होगा या नहीं? Yes, sir. अगर हम y निकालें तो ये ky2 प्लस y1 अपॉन k+1 होगा या नहीं? Yes, sir. है ना। y2 और y1 वो x1 और y1 कहाँ है, x1 और y1 यहाँ पर है, राइट। बच्चों को समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है। अब बच्चों हम बाकी के यहाँ पर लिख लेते हैं, x हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x3 y3, ओके, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं x4 y4, है ना, कोई परेशानी तो नहीं? ओके। No, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, हाफ
कैसे लिखते हैं? x1 लिखिए, y2 माइनस y3 लिखिए, ऐसी तो लिखते हैं, प्लस x2 लिखिए, x1 नहीं लिखेंगे हम बच्चों, खाली x लिखेंगे, ठीक है। हम फॉर्मूले को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, x और यहां पर हम y2 नहीं लिखेंगे बल्कि y3 माइनस y4 लिखेंगे। सबके समझ में आ रहा कैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं? Yes, sir. यहां पर हम क्या लिखेंगे? x3 लिखेंगे और y3 y4 और y तो है ही नहीं, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर y माइनस y, पहले मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ x3 और x4, ओके, y3 और y4, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट है जो ट्राइंगल के लिए लेने हैं, ठीक है। तो मैंने x रख लिया, x3 रख लिया और यहाँ पर मैं x4 रख लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर y3 माइनस y4, ये हो जाएगा y4 माइनस y और ये हो जाएगा y माइनस y3। क्या मैंने सही लिखा बच्चों? Yes, sir. सही है। और ये हम क्या ले लेंगे? मॉड ले लेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो मॉड ले लेंगे, ओके। अब ये बताइए यहाँ पर k की वैल्यू फीड हो जाएगी या नहीं? भाई ये x और y उठा के रख दीजिए, यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर y आ रहा है, बताइए, रख देंगे? Yes, sir. ठीक है। और इस एरिया को कितना पुट कर देंगे? 2 के बराबर पुट कर देंगे, तो एक वैल्यू आ जाएगी k की या नहीं? Yes, sir. आ जाएगी, निकाल लेंगे बेटा आप लोग, जल्दी बताइए। Yes, sir. निकाल लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अब दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? दूसरी वैल्यू के लिए यहाँ पर एक्सटर्नली अगर डिवाइड करेगा तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये k भी निगेटिव हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर वाला k भी निगेटिव हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? ये रेड से मैंने अमेंडमेंट जो किया इसमें, Yes, sir. ठीक है। तो यूं करके दो वैल्यू निकल आएंगी बेटा, लंबा सवाल है, इसके आने की उम्मीद जरा कम लग रही है मुझे, लेकिन आप इसको करिए, अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ओके। जरा आंसर ग्रुप में भेजिएगा बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद आ भी रहा है या नहीं आ रहा? Okay, sir. ओके। क्वेश्चन क्या है बच्चों? द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट √33 r। पोलर कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ध्यान से समझिए। अगर कोई आपके ऐसे करके, मैं इसकी फिगर सही से बना दूं, अगर एक्स वाई एक्सिस दे रखे, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ओके, बात समझ में आती है। अगर कोई पॉइंट दे रखा है, सपोज दिस इज द पॉइंट P और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y, ओके, बात समझ में आ गई। तो इसमें x किसके बराबर होता है बच्चों? x ये वाली लेंथ होती है, क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और y कौन सी लेंथ होती है? y ये वाली लेंथ होती है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आते, कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, ठीक है ना। ये जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। रेक्टेंगुलर इसलिए क्योंकि एक रेक्टेंगल सा बनता है, ये पॉइंट, ये ओरिजिन, ये आप देखेंगे एक रेक्टेंगल सा बनता है क्या नहीं? तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ध्यान से समझिएगा इस बात को, सब बच्चे जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? No, sir. पोलर कोऑर्डिनेट अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें, तो ये ओरिजिन से अगर इस पॉइंट को मिला दें तो ये डिस्टेंस होगा r। भाई अगर हमें P पॉइंट का एड्रेस बताना है तो दो तरीके से बता सकते हैं कि भाई x डायरेक्शन में इतना जाओ और y डायरेक्शन में इतना जाओ। तो हम ये बताइए P तक पहुंच जाएंगे या नहीं? Yes, sir. पहुंच जाएंगे। तो और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हम ये कह सकते हैं भाई इतनी दूरी पे जाओ, r दूरी पे जाओ और x एक्सिस से इतना एंगल रखना, बताइए ऐसे भी तो पहुंच जाएंगे। यस सर, है ना, ऐसे भी तो पहुंच जाएंगे। तो ये जो r थीटा होते हैं, r एंगल थीटा, दिस इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स।
और भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हायर क्लासेस में टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। आर थीटा आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बात समझ? एड्रेस, किसी पॉइंट के एड्रेस बताने के तरीके होते हैं। आप पूछो बेटा। सर इसमें आर का मल्टीप्लाई होता है ना थीटा के साथ? मल्टीप्लीकेशन नहीं होता बेटा, ये तो अलग अलग चीजें होती है, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। एक्चुअली में आर डिस्टेंस है और थीटा जो है वो एंगल है, तो दो ऐसी क्वांटिटी का हम मल्टीप्लीकेशन करके कोई तीसरी क्वांटिटी जनरेट क्यों कर रहे हैं? हम तो बेसिकली ये एड्रेस है, बात समझ में? ये बेसिकली एड्रेस है ना, यहाँ पे कॉमा होता है ना थीटा होता है। कॉमा हालांकि यहाँ पर आंसर जो है वो कॉमा लगा के लिख रखे, ओके। अब आर किसके बराबर होगा, ध्यान से समझिए। आर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 3 प्लस 9 का अंडर रूट इज इक्वल टू 12 का अंडर रूट। 2 दूनी 4 दिया 12, तो 2 अंडर रूट 3। देखिए 2 अंडर रूट 3 कहां पर आ रहा है? बस यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो यानी बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल थीटा कैसे निकालेंगे ये बताइए। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स होगा या नहीं? tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो tan इनवर्स होगा या नहीं? जल्दी से बताइए। यस सर होगा। भाई सब बच्चों को समझ में आ रहा है ये Yes, बात? sir. ये मैंने Yes, जल्दी sir. से एक्चुअली में बेटा tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा y बाई एक्स के बराबर है, ठीक है। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। y किसके बराबर है? y है आपका 3, y किसके बराबर है? 3, और ये है रूट 3, और यहाँ पर मैं tan इनवर्स भी लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3। तो भाई कब tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 होता है? Sir, 60. 60 डिग्री। हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर आंसर 60 दे रखा होता तो बड़ी आसानी से निकल जाता, लेकिन यहाँ पे आंसर रेडियंस में दे रखा है, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 होता है या Yes, नहीं? sir. तो आंसर हो गया आपका सी। सब बच्चों के समझ में आ गया या नहीं ये? Yes, sir. ठीक है। सर ये tan इनवर्स क्या है? क्या चीज बेटा? क्या सर tan इनवर्स? बेटा टेंजेंट जो है वो एक रेशियो होता है। टेंजेंट किसके बराबर होता है? टेंजेंट रेशियो होता है। अगर ये हमारा थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। 3 रेशियो नहीं पढ़े आपने? 3 रेशियो साइन Yes, थीटा Sir, वो किसके बराबर tan होगा? inverse पूछ रही हैं. अच्छा tan इन बेटा ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं पूरे को मैं, रिकॉर्डिंग कर। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें इक्वेशन दे रखी है बेसिकली ये वाली, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, तो ये इसका मतलब कोई कर्व है। बात समझ में आ गई नहीं? तो अगर ये कर्व है तो किसी मतलब ये क्वाड्रेंट से पास हो रहा होगा ऐसे करके, बात समझ में आई? तो ये x एक्सिस हो गया आपका, ये y एक्सिस हो गया, ये आपका माइनस x और ये आपका माइनस y। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. ये वाला ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके अंदर x कैसा होता है बच्चों? x होता है पॉजिटिव, और y कैसा होता है? y भी पॉजिटिव होता है। बोलिए, सबके समझ में आ रही है बात? यस सर। और एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं इसको। इसके बाद यूं आएंगे, जैसे घड़ी की सुई चलती है उसका उल्टा काउंट करते हैं। उसके बाद इस क्वाड्रेंट को बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपके बच्चों x तो नेगेटिव होता है, लेकिन y कैसा होता है? y पॉजिटिव ही रहता है ना, हम सब जानते हैं, क्योंकि ये बेसिकली पॉजिटिव एक्सिस है, ये आपके पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये जो क्वाड्रेंट है ये कैसा क्वाड्रेंट होता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर x भी नेगेटिव और आपके y भी नेगेटिव, ओके। फिर बचा ये वाला क्वाड्रेंट, फिर बचा ये वाला क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर x भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y नेगेटिव, ओके। बात समझ में आ गई? याद रखिएगा, एक तो 1 2 3 4 कौन सा होता है, तो इसमें हम भूल जाते हैं कि 1 ये वाला होता है, ये तो याद रहता है ना, 1 ये वाला होता है, 3rd ये वाला होता है। हम इसमें भूल जाते हैं ये सेकंड होगा या थर्ड होगा, सेकंड होगा या फोर्थ होगा।
ये वाला और ये वाला। तो याद रखिए इसको काउंट कैसे करेंगे, घड़ी जैसे घूमती है उसका उल्टा। अरे जो जू ठीक है, यस सर। यस सर। Yes, sir. अब बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे हम, आप इसके अंदर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, 2/x + 1/y = 7। याद रखिए इसको आप 0 पुट करिए, तो ये बताइए y पॉजिटिव आ जाएगा या नहीं, जल्दी सर अगर बताइए। एक्स पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा ना फिर। ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट, अलग है, नॉट डिवाइंड नहीं, नॉट डिवाइंड आएगा नहीं अगर आप अभी इस टाइम पुट कर रहे हैं तो आ रहा है, नॉट डिवाइंड बेसिकली आएगा नहीं, जब हम उसे पलट देंगे तो नहीं आएगा। इसको मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, ज्यादातर केसेस में यहाँ नीचे दिख रहा है आपको इसलिए नॉट डिफाइंड रह रहा है, ज्यादातर केसेस में आप एक को 0 पुट करिए, दूसरे की वैल्यू निकालिए, दूसरे को 0 पुट करिए, पहले की वैल्यू निकालिए, 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। इस पर्टिकुलर केस में हम कैसे करेंगे, मैंने आपसे कहा था हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। इसमें हम क्या चीज यूज करेंगे बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। तो आप x की वैल्यू 1 पुट करिए, तो 1/y = 5 आ जाएगा या नहीं, बोलिए जल्दी से। यस सर। तो ये बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये है, क्लियर हो गया, Yes, sir. तो ये आंसर नहीं होगा। तो ये अब आप क्या करिए बच्चों, y की वैल्यू 1 पुट करिए, तो x पॉजिटिव आ जाएगा या नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. नहीं तो ये तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में ना, आप क्या करिए x की वैल्यू -1 पुट करिए, x की वैल्यू -1 पुट करिए, तो भी y पॉजिटिव आएगा या नहीं। यस सर। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ गया या नहीं, यस सर। ठीक है। तो कर्व यानी इन दोनों क्वाड्रेंट में तो है, ओके, ठीक है। यस सर। अब आप इनकी जो वैल्यू है ना, इनकी जो वैल्यू है x की वैल्यू और क्या चीज पुट करें जल्दी से बताइए आप। अब आप y की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे, अगर आप y की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं, सो दैट यू आर गोइंग बिलो x एक्सिस। बात समझ में, y की वैल्यू आप सपोज पुट करिए -1, y की वैल्यू किसके बराबर पुट करिए, -1 के बराबर पुट करिए, तो x पॉजिटिव आ रहा है या नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस। तो यानी कि जब कर्व x एक्सिस के नीचे आता है तो इस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में, तो यानी कर्व कहां पर नहीं आ रहा है, कर्व यहां पर नहीं आ रहा। बात समझ में, 3 में आ गया। हालांकि बहुत से कर्व ऐसे ही जो चारों क्वाड्रेंट में आपके मूव करेंगे, जैसे सर्कुलर कर्व है, बात समझ में आ गई, या एक कर्व ऐसा है, फॉर एग्जांपल अगर कर्व ऐसा है तो ये चारों क्वाड्रेंट में है या नहीं, यस सर। ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है नहीं, ये बात कंफर्म है, क्योंकि तभी वो सवाल बना है। तो आपके तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है वो। ओके, बात क्लियर हो गई। इस सवाल को ऐसे ही करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। Yes, sir. अदरवाइज इसके अंदर एक और, अगर मान लीजिए ये कर्व तो ऐसे दे रखा है 2/x + 1/y = 7 दे रखा है, अगर कोई और वैल्यू होती तो हम ऐसे भी निकालते कि x की वैल्यू पुट करते तो y की पॉजिटिव वैल्यू आती, तो ऐसे निशान लगा लेते, और x की वैल्यू पुट करते y की वैल्यू 0 पुट करते और x की वैल्यू आती तो ऐसे निशान लगा लेते। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि कर्व यहाँ पर तो है, और बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि कर्व यहाँ के बाद यूं जाएगा और यहाँ के बाद यूं जाएगा। बात समझ में, सडनली ऐसा तो होगा नहीं कि यूं आके यूं आ जाएगा, बात समझ में, ये पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये भी एक तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को निकालने का। आई होप आप इसे कर लेंगे, इस तरह का सवाल इम्तिहान के अंदर आ सकता है, ठीक है बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बच्चे ने पूछा, मिशकात यहाँ पर है, जो बच्चा यहाँ पर नहीं है अभी उसके बाद में कर लेंगे, ठीक है, जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उनके पहले करते हैं। ये शायद, ये किसने पूछा बेटा क्वेश्चन, कौन है, सुमेरा ने पूछा, राइट, नहरीन ने, या उसने ये भी मैसेज किया बेचारे ने कि क्या नाम है, वो नहीं है,
क्या नाम है, इंटरनेट उसके प्रॉब्लम है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझिए। कह रहे हैं ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट E इफ DBC इज इक्वल टू 70। तो हम बच्चों फिगर बना लेते हैं, और DBC तो यानी एक आपके क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, इसका नाम भी लिख लेते हैं ABC और D। तो DB यहाँ पर और AC ऐसे मिला, तो कौन सा एंगल बच्चों, DBC, ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है, 70 के बराबर है, ठीक है। BAC 30, BAC ये किसके बराबर है, 30 के बराबर है। BCD निकालना है, BCD निकालना है, बहुत ही आसान सवाल है। जल्दी से ये बताइए, ये एंगल भी 70 हो जाएगा या नहीं पूरा? यस सर। 70 हो Yes, जाएगा? नो सर, क्योंकि- सर सिर्फ सर सिर्फ DAC होगा, सर सिर्फ DAC होगा 70। सर सेम सेगमेंट एक में सिर्फ मिनट, DA DBC नहीं बेटा, यही होगा जो मैंने बता, हाँ सॉरी, राइट, नहीं आप ही ने सही बताया, मैंने ही गलत कर दिया। तो बच्चों ये जो सवाल दे रखा है इसमें ये एंगल्स गिवन है, और ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये अगर एंगल 70 है तो इस आर्क के ऊपर ये वाला एंगल भी 70 हो जाएगा, राइट? बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। हमसे कौन सा पूछा बच्चों? हमसे पूछा है BCD, BC और D, ये वाला एंगल पूछा है। तो ये बताइए, ये वाला जो पूरा एंगल पूछा है इस पे सर, क्वेश्चन 80 मार्क अगर होगा। लगा दें, तो ये बताइए इसका सम, इस वाले का सम, यानी 70 प्लस 30 प्लस एंगल BCD, नहीं प्लस लगाएंगे, प्लस BCD, ये 180 के बराबर होगा या नहीं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, बताइए जल्दी से। यस सर। यस ठीक है ना? अब आप खुद लिख लीजिएगा, मैं इसको कायदे से नहीं लिख रहा हूँ बहुत ज्यादा। ये होते हैं तो 70 और 30 तो 100 होते हैं, तो एंगल BCD किसके बराबर हो जाना है? बिल्कुल साफ साफ लग रहा है आपके 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा, राइट? सबके समझ में आ गया? यस सर। ठीक है यस सर। बच्चों, सर्किल पे भी इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद है। सेम मार्क का क्वेश्चन, ये मैंने सब आपको 9-10 जो पॉइंट है वो भेज रखे हैं अभी वीडियो में, प्लीज इसको देख लीजिए, उन सारे पॉइंट को चेकलिस्ट बनाकर आपके रूल आउट कर लीजिए कि आप लोगों ने वो कर लिए या नहीं, ठीक है ना? ऑडिट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं, इफ द पॉइंट्स AB, A' B एंड, एक मिनट, ये एक ही पॉइंट है, ये आपके A, कितने पॉइंट है ये बेसिकली, ये A प्लस B होगा बच्चों, A प्लस B, और सही कह रहा हूं मैं या नहीं? दिख रहा है सबको? ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट, ये कैसे लिख रखा है, ये यहाँ पर प्लस आना चाहिए, और क्योंकि यह यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, सब बच्चे देख रहे हैं इसको? नो सर, आई थिंक वो 2 अलग पॉइंट है, और ये एक तीसरा पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट्स का सॉरी, मैं थक गया हूँ, इसका मतलब ये एक पॉइंट ये है P, ये Q है बच्चों, और ये R, ओके? बात समझ में आई? ऐसे करके कोई 3 पॉइंट हैं, P, Q और R। P के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? A, B, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है? A', B', और R के कोऑर्डिनेट क्या है? A माइनस B, सॉरी A माइनस A', ये आपका X हो गया, और B माइनस B', ये आपका क्या हो गया? Y हो गया, ओके? ये X1, Y1, ये X2, Y2, राइट? सही लिख रहा हूं मैं? और ये X3, Y3, ओके? बच्चों, अगर ये कोलिनियर होते पॉइंट, तो ये जो P पॉइंट है ये यहाँ पर लाई करता है, इसमें यहाँ पर कहीं लाई करता है, राइट? बात समझ में आ रही है? अगर ये लाई करेगा तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा इस ट्राइंगल का? एरिया 0 हो जाएगा, एरिया 0 हो जाएगा, ठीक है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 ब्रैकेट लगाइए, प्लस x2 ब्रैकेट लगाइए, प्लस x3 ब्रैकेट लगाइए। यहां पर लिखिए 1 आ चुका है, 2 माइनस 3, यहां पर 2 आ चुका है, y3 माइनस y1, यहां पर 3 आ चुका है, y1 माइनस y, ठीक है? सबके समझ में आ रहा है? बोलिए।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। और क्योंकि ये 0 के बराबर है तो आप इस हाफ को भी काट दीजिए, 2 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई ही होना है, ठीक है ना। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। ये देखिए a रख रहा हूं मैं यहाँ पर, फिर क्या रखूंगा मैं, a डैश रखूंगा यहाँ पर, फिर क्या रखूंगा मैं, a माइनस a डैश रखूंगा। ओके, बात समझ में आ रही है। अब क्या रखूंगा मैं, y2 माइनस y3, y2 है b डैश माइनस y3 माइनस b प्लस b डैश, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए जल्दी चेक करिए, मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं। अब क्या लिखूंगा, y3 माइनस y1, y3 किसके बराबर है, b माइनस b डैश माइनस y1 किसके बराबर है, b। अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर, y1 माइनस y2, b y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, और यहां पर क्या लिखा, y3 माइनस y1, और यहां पर क्या लिखूंगा, y1 यानी कि आपका b माइनस y2, y2 इज b डैश। बच्चों सही लिखा है मैंने या नहीं, इसके बराबर होगा 0। चलिए बताइए, बोलिए। Yes, sir. सही लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको आप कैलकुलेट करिए, किस तरीके से कैलकुलेट करें, कैसे मल्टीप्लाई ही कर दूं मैं। ये हो जाएगा 2b डैश, तो 2ab डैश माइनस ab प्लस, ये देखिए b से कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस a डैश b डैश इस प्लस आपका a इससे मल्टीप्लाई होगा ab, a इससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस ab डैश, a डैश इससे ही मल्टीप्लाई होगा माइनस a डैश b, और इससे ही मल्टीप्लाई प्लस a डैश b डैश इज इक्वल टू 0। जल्दी से चेक करिए, Yes, sir. ठीक है। ठीक है बेटा। अब जरा कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालिए, काट पीट करनी है हमको। ए बी डैश कहीं नजर आ रहा है, ए बी डैश, तो ये इसका 2 काट देगा, तो हमारे पास बचा ए बी डैश। ओके, ए बी और ए बी ये भी कट जाएगा, ठीक है ना बच्चों। माइनस ए डैश बी डैश प्लस ए डैश बी डैश ये भी कट जाएगा, बहुत अच्छा। माइनस ए डैश बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया, ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी। ओके, फाइनली ये बी आंसर आ गया। सब बच्चों के समझ में आ गया। कह रहे हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA, ये पूरा टेंजेंट है। ओके, ये पूरा टेंजेंट है, और PB ये भी पूरा टेंजेंट है। ओके बेटा, ड्रॉन ऑन ए सर्किल विद सेंटर O, और ये आपका O हो गया। इफ CD इज टेंजेंट टू, और ये भी एक टेंजेंट है, देखिए बेटा ये भी एक टेंजेंट। ओके, तो देयर आर 3 टेंजेंट, PA, PB एंड CB, और जो इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं वो है A, B और E रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ गई। ओके, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाके इस फिगर को बड़ा कर दूं ताकि मैं आपको और अच्छा समझ में आने लगे। यस, क्योंकि मैं फिगर के ऊपर ही करने वाला हूं। ध्यान से सुनिए अब इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं PA इज इक्वल टू 14, ये बच्चों 14 है यहां से लेकर यहां तक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, और कौन सी चीज दे रखी है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल APCD। ये बताइए अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा या नहीं, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर होगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये बताइए अगर मैं इसको x मान लूं, यहां से यहां तक x मान लूं, तो और इसको y मान लूं यहां से। ठीक है बेटा, पीछे से आवाज किसके आ रही है, थोड़ा सा वो म्यूट कर लीजिए। x और y मान लूं तो बेटा ये बात बताइए कि ये भी y हो जाएगा या नहीं, जल्दी से बताइए। यस सर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको z मान लूं यहां से लेकर यहां तक, और इसको w मान लूं यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी w हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यस सर हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा।
तो मुझे ये जरा ये बताइए x प्लस वाई प्लस z प्लस w किसके बराबर है? 14 प्लस 14 के बराबर है या नहीं? सर 28। 20। यस तो सर ये 28। अब ये देखिए, अब ट्राइंगल का पैरामीटर देखिए, x प्लस वाई प्लस w प्लस z, ट्राइंगल का पैरामीटर भी तो यही है, यस सर। नहीं है? तो आंसर क्या हो Yes, जाएगा? sir. ए। क्लिक हो गया, समझ में आ गया? यस सर। तो बच्चों को स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है? कह रहे हैं ए कार सेलर क्लेम्स दैट हिज 1000 kg कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 8 seconds. द पावर ऑफ द इंजन ऑफ द कार, पावर निकालनी है इंजन की, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो पावर किसके बराबर होता है बच्चों? वर्क डन अपॉन टाइम होता है। बात समझ में आ रही है? वर्क डन अगर निकालना हो तो हमें क्या चाहिए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके। फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। समझ में आती है? डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ में आता है? तो ut क्योंकि इनिशियल स्टार्ट कर रही है वो जीरो से, हम उस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं 8 सेकंड के लिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाफ at स्क्वायर अपॉन t। अब ये बताइए, ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको या नहीं? सर आ गया। Yes, sir. इस कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको ये क्लियर नहीं हुआ वो फॉर्मूला? सर डिस्प्लेसमेंट वाला समझ में नहीं आया, यूटी प्लस हाफ एटी बेटा स्क्वायर। बेटा डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? एस ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है? ओके सर, यस सर समझ आ तो गया। अब एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, हम वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है जहां से वो शुरुआत करी है उसने चलने की, क्योंकि हमारे पास उसी स्पेन का टाइम अवेलेबल है। बात समझ में आई? Yes, और sir. वो रेस्ट Yes, sir. से स्टार्ट हो रही है, तो हमने ut 0 मान लिया रेस्ट से, तो इनिशियल स्पीड 0 थी उसकी। बात समझ में आ गया सबके? क्लियर हो Yes, गई? sir. अब ये बताइए एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसकी फाइनल स्पीड हो गई थी 24 माइनस इनिशियल स्पीड थी 0 और 8 सेकंड में हुई थी। बात समझ में आ गई? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। Sir, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा पीछे से जो आवाज आ रही है किचकिच की, वो जिसके यहाँ से भी आ रही है प्लीज बंद करिए, ठीक है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं हम। इस क्वेश्चन को आखिर तक देखिएगा, इसमें एक लिखूना है। मास कितना है? 1000। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 3 माइनस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 3 और टाइम कितना है? 8। तो इसको हम लिखेंगे 8 × 8 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 8। सर माइनस नहीं सर, प्लस होगा ना? प्लस होगा, राइट, प्लस होगा, आई एम सॉरी, ठीक है, प्लस होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताइए, कौन करेगा? नहीं, मल्टीप्लिकेशन, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है, राइट? ये बीच में मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। 8 को 8 से कैंसिल कर दिए, 2 4 हो जाएगा, 4 दिया 12 दिया 36, तो ये बेसिकली 36,000 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 36,000 वॉट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? यस सर। 36,000 वॉट। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, यहाँ हॉर्स पावर में दे रखा है। इसमें दे रखा है हॉर्स पावर में। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों के? यस सर। मैं मिटाकर दोबारा करूंगा, ध्यान से देखिए। पावर हमारी आ चुकी है बच्चों 36,000 वॉट। अगर हमें इसे हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो 735.5 वॉट बराबर होती है 1 हॉर्स पावर के। और ये कौन सी पावर होती है? ये बेसिकली फ्रेंच, ये फ्रेंच फॉर्मूला है। अगर हम इसके अंदर ब्रिटिश हॉर्स पावर लगाएंगे तो वो हो जाएगा 746 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, और ये ब्रिटिशर्स वाला फॉर्मूला है, ठीक है? मतलब ये बैकडेट में यूज किया जाता था, ब्रिटिशर्स यूज करते थे, नाउ इट इज वॉट इज यूज्ड। तो हम बेसिकली इस वाले फॉर्मूले को अगर लगाते हैं तो ये 36,000 वॉट कन्वर्ट हो जाएगा आपके 48 हॉर्स पावर में। समबडी प्लीज चेक, आंसर आएगा बी। इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, फ्रेंच वाले को। मोबाइल के कैलकुलेटर से चेक कर लिए, मोबाइल के कैलकुलेटर चेक कर लिए। भाई
भाई 36,000 को आपको किससे डिवाइड करना है बच्चों? 735.5 से डिवाइड करना। जल्दी करिए। सर 48.49 समथिंग आ रहा है। हाँ, तो यही आंसर आएगा बी। सब बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर हमें अब कैसे आप पता लोग चलेगा? बच्चों ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें अगर हम, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कैपिटल लेटर्स इसलिए यूज किए क्योंकि स्मॉल लेटर्स वहां यूज हो चुके हैं पहली जगह पर, और वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली नहीं हुए जैसे आपके होते हैं। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो सम ऑफ ऑल द रूट्स, अगर अल्फा बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स अल्फा बीटा गामा आर द थ्री रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये किसके बराबर होते हैं? माइनस डी अपॉन ए के बराबर होते हैं, राइट। जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसमें अगर रूट अल्फा बीटा गामा हम मान लेते हैं तो डी कौन सा है? डी बेसिकली सी है विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पर हम 1 आ जाएगा ए की वैल्यू, यहाँ पर हमने 1 रख दी। नाउ अल्फा बीटा गामा किसके बराबर आ गया? माइनस सी के बराबर आ गया। एक रूट किसके बराबर दे रखा है बच्चों? -1 के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू हमने किसके बराबर मान ली? -1। यहाँ पुट कर दी। बीटा गामा विल बी इक्वल टू माइनस सी, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड गामा विल बी इक्वल टू सी। यही बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अगर हमें पता है सी के बराबर है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, ऐसा प्रोडक्ट ऑफ टू रूट जो है वो सी के बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है जो बेसिकली गिवन आंसर है। सबके समझ में आ गया?